अच्छा चलो देखो आगे थ्योरम और उसी लेवल तीनों थ्योरम है। एक एग्जिस्टेंस थ्योरम है, एक एक्सटेंशन थ्योरम है, एक ये क्या है? किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। यदि भैया कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब क्या, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसके चाहे एक दो बेसिस ले लें S1 और S2, तो S1 में जितने एलिमेंट रहेंगे उतने S2 में ही रहेंगे, ये प्रूव करना। क्या बोले हम, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान रहेगी। ठीक है, 25 बेसिस लेंगे तो सब में एलिमेंट की संख्या 25 समान रहेगी, है ना। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के जितने बेसिस होंगे उसमें एलिमेंट की संख्या क्या रहेगी, समान। ये प्रूव करने जा रहा है। ठीक है ना, तो लिखो इफ VF थ्योरम है, ये थ्योरम इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, if VF is a finite dimensional vector space, then any two bases of V, Then any two bases of V have the same element, कोई भी दो same elements, उसमें सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट्स। यदि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, समान होती है। सेम होती है। ठीक है, दो बेसिस लेंगे तो उनमें एलिमेंट की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। ये प्रूव करके दिखाना है आपको। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट VF be a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space, and let S1 is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha m, S2 is equal to beta 1 और beta 2 dash dash beta n। ठीक है, be any two basis of V, be any two basis of VF, then we have to prove that इसमें एलिमेंट की संख्या m न है, इसमें एलिमेंट की संख्या n है, तो m बराबर n प्रूव करना। m बराबर n, मेन मकसद यही। हाँ ठीक है, तो S1 क्या है, चूंकि S1 VF का बेसिस है, इसलिए V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, और S2 भी क्या है, VF का बेसिस है, तो S2 में भी एलिमेंट V के ही होंगे। V का हर एक एलिमेंट S2 के भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के। जब यहाँ भी जानते हो कि S1 बेसिस है VF का, तो V का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। और S2 भी V का बेसिस है, तो S2 में भी V के ही एलिमेंट होंगे, अर्थात बीटा 1 भी व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, बीटा 2 भी व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और बीटा n भी व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे तो जब बीटा 1 व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो बीटा 1 को S1 के साथ मिला देंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। जब लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा तो इसमें कोई अल्फा ऐसा होगा
जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। अल्फा होगा कि बीटा, बीटा ना ऐड करेंगे, बीटा और ऐड करेंगे तो एक बीटा ले ही जा रहे हैं, एक तो ही ले जाओ, एक तो बीटा ले जाएंगे तो यहाँ पे बीटा वन S1 के जो इसमें कोई अल्फा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो मान लेते हैं वे अल्फा आई, ठीक है, वे क्या है अल्फा आई, अल्फा आई अपने प्रीवियस वेक्टर कौन कौन अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा आई माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो उस अल्फा आई को हम निकाल देंगे, ठीक है, अल्फा आई को निकाल, अर्थात अल्फा आई के लीनियर डिपेंडेंट हो गया। हाँ, तो अल्फा आई जब लीनियर डिपेंडेंट हो गया तो उस अल्फा आई को हम S1 से निकाल देंगे। ठीक है, तो अल्फा S1 से जब निकाल देंगे तो एक सेट जो मिलेगा उसको कहेंगे क्या S3 रख लेंगे S3। तो S3 से भी के पूरे एलिमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। हाँ, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका एक दूसरा एलिमेंट लेंगे बीटा 2, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर कोई अल्फा ऐसा होगा, हाँ तो इस बीटा 2 भी क्या होगा व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो बीटा 2 को इसमें मिला देंगे तो फिर से लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर उसमें कोई अल्फा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उसको भी निकाल देंगे फिर उसका S4 मान लेंगे, ठीक है। तो उसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे और भी उस सेट से जनरेट होगा। फिर अब तीसरा ले लेते हैं बीटा 3। तो बीटा 3 क्या लेंगे, बीटा 3 भी क्या होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो बीटा 3 को किसमें मिला देंगे S1 में, तो एक नया सेट मिल जाएगा, तो वे लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। तो उसमें एक और अल्फा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। तो उसको भी निकाल देंगे तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जब जारी रखेंगे फाइनाइट टर्म तक, हाँ, तो क्या होगा अल्फा आई एलिमेंट का सेट S1 इस प्रोसेस में बीटा जे एलिमेंट के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। इसके एलिमेंट समाप्त पहले नहीं होंगे, ठीक है। पहले तो कहने का मतलब जब है अल्फा आई एलिमेंट का सेट S1 S2 बीटा जे एलिमेंट के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होगा दोनों बराबर, यम छोटा नहीं होगा, यम छोटा नहीं होगा n से। और जब यम छोटा नहीं होगा n से इसका क्या होगा, तो यम का मान या तो बराबर होगा n के अथवा यम का मान बड़ा होगा n से। इसका मतलब यम इज ग्रेटर देन n, ठीक है। अब यदि हम S1 S2 की भूमिका को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट अल्फा 1 लेते हैं और अल्फा 1 S2 बेसिस हो गया, मान लो S2 अभी तक हम S1 को बेसिस मानकर चले, तो दोनों बेसिस वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो S2 तो यस अल्फा 1 भी क्या है, अल्फा 1 मान लो S2 VF का जब बेसिस है तो अल्फा भी का हर एक एलिमेंट S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो अल्फा 1 भी क्या होगा, V का ही एलिमेंट है, तो वह भी व्यक्त होगा किसमें, S2 में, S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो अल्फा 2 को इसमें मिलाते जाएं और फिर कोई एक उचित बीटा को निकालते जाएं, फिर अल्फा 2 को मिलाएं, फिर दूसरे बीटा को निकालें। इसकी भूमिका को जब चेंज कर देंगे तो ये स्थिति आ जाएगी, n इज ग्रेटर देन और इक्वल n। जब m इज ग्रेटर देन और इक्वल n और n इज ग्रेटर देन और इक्वल n, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे एडवांस कैलकुलस से, वही हो ना। हाँ, m इज इक्वल टू n, दोनों के लिए वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हाँ। एक एक करके। हाँ। समझ आ गई, चलो लिखते हैं उसी चीज को। वही सर, we have to prove that m is equal to n, ठीक है। since लिखो आगे, since S1 be a basis of VF, S1 is a basis of V, therefore each element of V, therefore each element of V can be expressed as linear combination of vectors of S2.
S2 का S1, पहले S1 को लेके चलो। हाँ S1 की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। सो बीटा 1 भी क्या होगा, इज एक्सप्रेस किया जा सके। हाँ एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1, वेक्टर्स ऑफ S1, ठीक है। जी जी। एंड देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर द सेट S3, इसमें एलिमेंट को मिला दे बीटा 1 को, है ना। तो बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा m obtained by adjoining beta 1 to S1 is linearly dependent, linearly, जो कि ये S3 कैसे प्राप्त हुआ है, बीटा 1 को जोड़ने से S1 में, एडजॉइन करने से, हाँ मिलाने से। सो there exist 100% exist there exists a member अल्फा के alpha I हाँ, ठीक है। of the set S3 जो नया सेट बना हुआ है हाँ, इससे लिखा है such that इस प्रकार से। alpha I is linear combination of is a linear combination प्रीसीडिंग टर्म्स का हाँ है ना, linear combination of the preceding प्रीसीडिंग टर्म्स preceding vector beta 1, preceding vector beta 1 alpha 1 alpha 2 dash dash alpha I minus 1, okay, of the set S3 लिख लिए। वी ओमिट यानी इसको निकाल दे, है ना। ओमिट मतलब इमिट ओमिट मतलब उल्टी होना, बाहर निकालना। वोमिट, तो वोमिट होता है वोमिट। ओमिटिंग मतलब ये होता है उस एलिमेंट को निकाल दे। छवि ओमिट। अब इंग्लिश वाले आप बहुत ज्यादा समझते हो। ठीक। वी ओमिट द वेक्टर अल्फा आई, वेक्टर जो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है उसको निकाल दे। ठीक है ठीक है ठीक है। वी ओमिट द वेक्टर अल्फा आई फ्रॉम it then still भी यानी भी क्या होगा, शेष बचे हुए अवयव से जनरेट होगा। इज जनरेटेड बाई
the remaining set that is, निकालने के बाद जो सेट बचता है उसका नाम S4 रख लेते हैं। बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा I माइनस 1, अल्फा I को निकाल देंगे तो अल्फा I प्लस 1 आगे वाला होगा, डैश डैश बीटा अल्फा n ना, अल्फा m ना है लास्ट में, ठीक है जी। since V generated by S4 the linear span of S4 and beta 2 belong in V क्या होगा, बीटा 2 V का मेंबर होगा कि नहीं, therefore beta 2 can be expressed as a linear combination of the vectors S4 of the vectors S4। V का जब हर एक एलिमेंट S4 से जनरेट हो रहा है तो बीटा 2 भी किसका एलिमेंट है, V का ही एलिमेंट है, तो बीटा 2 भी व्यक्त होगा S4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, S4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो बीटा 2 को इसमें और मिला दो, S4 बीटा 2 को S4 में मिला दो तो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। तो कोई अल्फा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसको भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बीटा जोड़ते जाएंगे, एक उचित अल्फा को निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा I का जो सेट S1 है, बीटा जे एलिमेंट के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, अर्थात m इज नॉट लेस देन n, इसी प्रकार S1 S2 की भूमिका को चेंज करते हुए वो तो इसको करने के बाद उसको सिमिलरली इतना लिख लिया S4 जी सर। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो देखो अभी S4 तक लिख लेना। आप देखो कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप consequently the set S5 is equal to beta 2 beta 1 alpha 1 alpha 2 dash dash alpha I minus 1 alpha I plus 1 dash dash alpha m, ये हो गया सेट। इज लीनियरली डिपेंडेंट, इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। नाउ वी, अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू, नाउ वी continue to proceed है ना, proceed in this manner, यह प्रोसेस लगातार जारी रखने पर each step
ईच स्टेप जिसमें कंसिस्ट इन द इंक्लूजन माने क्या होता है? हटाना है? इंक्लूजन ऑफ वन बीटा, जोड़ना, इंक्लूड कर रहा है ना। हाँ, एंड दी एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ अल्फा होगा। हाँ, एक्सक्लूजन ऑफ एट लीस्ट अल्फा, वन अल्फा, एट लीस्ट वन अल्फा, and the resulting set generate V. Obviously the set S1 of alpha I can not be in the set S2 of बीटा J, ठीक है? अल्फा आई होना चाहिए ना। हाँ, अल्फा आई का जो सेट है S1 वह बीटा J से पूर्व समाप्त नहीं होगा। कैन नॉट बी इंड बिफोर, पहले वो आप लिख लेना, उस पर कैन लिख लेना, हाँ। कैन नॉट बी एंड बिफोर द सेट ऑफ, कैन नॉट बी ऐसे शब्द इसमें तो और क्लिष्ट शब्द लिखा है, कैन नॉट बी एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड मतलब खत्म होना होता है। हाँ, द सेट कैन नॉट बी एंड लिख देता S2 कैन नॉट बी ऑफ बीटा J। एंड अदरवाइज ऐसी कंडीशन में यदि ऐसा नहीं होगा, अन्यथा अदरवाइज VF B a linear span of B a linear span of a proper subset of S2 and S2 will become linearly dependent, इसका मतलब ये हुआ, तो यह प्रोसेस लगातार जारी रखते हैं। कौन सा प्रोसेस लगातार जारी रखते हैं? एक बीटा जोड़ेंगे तो एक बीटा को जोड़ें, एक उचित अल्फा को निकालें, ठीक है? तो निकालने के बाद जो सेट बचेगा वह उस सेट से भी जनरेट होगा। अन्यथा यदि जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा? S2 का एक प्रॉपर सबसेट, S2 का प्रॉपर सबसेट भी का जनरेटर हो जाएगा। जब S2 का प्रॉपर सबसेट भी का जनरेटर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में थ्योरम है, ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि आपको पहले से पता है कि S1 S2 तो बेसिस हैं, तो उनके वेक्टर क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है? जब हम क्या करते हैं, एक बीटा को निकाल करके उसमें जोड़ते हैं, एक उचित अल्फा को निकालते हैं, तो निकालने के बाद जो सेट बचता है उससे भी के सभी एलिमेंट जनरेट होते हैं। भी के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जनरेट होंगे। यदि जनरेट नहीं होंगे ऐसी कंडीशन में S2 का एक प्रॉपर सबसेट
S2 का प्रॉपर सबसेट V का जनरेटर हो जाएगा। बिल्कुल। S2 का जब प्रॉपर सबसेट V का जनरेटर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जबकि हम ये S2 को क्या मानकर चले हैं, Basis। बेसिस मानकर चले हैं, तो उसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। हाँ। इसलिए जब हम एक उचित बीटा को जोड़ेंगे और उचित अल्फा को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो सेट बचेगा वो जनरेटर होगा किसका, V का। ठीक है। अर्थात V के सभी एलिमेंट उससे जनरेट होने लगेंगे। ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में S2 का एक प्रॉपर सबसेट है V का जनरेटर बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल। जो कि इस बात का विरोध है कि कि S2 एक V का basis बेसिस है। है। S2 भी का बेसिस है। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को ये भी लिखा गया है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, आप सुधार करके समझा रहे हैं आपको। ठीक है, उतना एक्सपर्ट हम नहीं है कि अभी सरल लैंग्वेज में और अच्छे से लिख दें। हो गया। ठीक है, बिल बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट, लिख लिए। सेंस समझा रहे हैं आपको अच्छे से। लीनियरली डिपेंडेंट, विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। कंट्राडिक्शन दी, विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, विच इज कंट्राडिक्शन दैट vectors of S2 are linearly independent. ठीक है। So M is not less than N। अल्फा आई का जो सेट है, जिसको अल्फा आई का जो सेट है कौन है, S1। बीटा जे के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब M इज नॉट लेस देन N। जब इज नॉट लेस देन N, इसका मतलब क्या हुआ, M इज ग्रेटर देन आर इक्वल N। इक्वेशन फर्स्ट, M इज ग्रेटर देन आर इक्वल N लिख लेते ना। हाँ। सिमिलरली इफ वी इंटरचेंज, सिमिलरली if we interchange the role of S1, the roles of S1 and S2, S1 और S2 की भूमिका को बदल दें। ठीक है। ठीक है, S1 and S2 we get हमको जो M is greater than or equal मिला है तो क्या मिल जाएगा, N is not less than or equal M, that is क्या होगा, N is greater than or equal M। इक्वेशन सेकंड। ठीक है। ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल जाएगा, M इज इक्वल टू M बराबर है। हेंस प्रूव्ड, हाँ। हेंस प्रूव्ड एनी number of element in any two basis of finite dimensional vector space are same। ठीक है, hence proved number of element in any two basis of finite dimensional vector space are same। अतः प्रमाणित हुआ कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में अवयवों की संख्या समान होती है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है।
लिख ले। तो एक बार फिर समझते हैं, देखो सुनो, एक बार फिर से बताते हैं थोड़ा सा। वी एफ क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। S1 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m, और S2 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n। ये क्या है, V के दो बेसिस हैं। ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि S1 में एलिमेंट की संख्या और S2 में एलिमेंट की संख्या समान बराबर। हाँ ठीक है। हाँ। अब चूंकि S1 V के जब बेसिस है तो V के हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। ठीक है। तो S2 में भी जो एलिमेंट है V के ही एलिमेंट है, बिल्कुल। इसलिए S2 के एलिमेंट भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। इसलिए बीटा 1 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो बीटा 1 को S1 में मिला देंगे तो इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे। बिल्कुल। क्या बन जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो जब लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे तो इसमें कोई अल्फा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। उस अल्फा को इससे निकाल देंगे तो जो बचा सेट होगा उससे जनरेट होंगे V के सभी एलिमेंट। ठीक है। उससे जनरेट होंगे V के सभी एलिमेंट, जो नया सेट S3। ठीक है। अब जब उसका नाम S3 रख लेंगे, बिल्कुल, जिससे जनरेट होंगे V के सभी एलिमेंट। अब बीटा 2 भी क्या होगा, S2 के वेक्टर के लीनियर, जब S2 V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे S3 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तब बीटा 2 भी व्यक्त होगा S3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। S2 बीटा जब V के हर एक एलिमेंट व्यक्त होंगे S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तब बीटा 2 भी ना V का एलिमेंट है। तब बीटा 2 भी व्यक्त होगा S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो S3 में से एक बीटा 2 और मिला दिए तो एक अल्फा निकालेंगे। हाँ, तो उसमें इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो जब लीनियर डिपेंडेंट बन जाएंगे तो उसमें कोई अल्फा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उसको भी निकाल देंगे। तो निकाल देने से जो सेट बचेगा उसका नाम S4 रख लेंगे। उसका नाम क्या रख देंगे, S4। तो S4 से V के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होने लगेंगे। ठीक है। जब S4 से V के सभी एलिमेंट S4 से जनरेट होंगे तो बीटा 3 भी क्या होगा, V का एलिमेंट है, S4 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो इसको भी इसमें मिला देंगे तो S4 के वेक्टर भी लीनियर डिपेंडेंस हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। तो उसमें कोई अल्फा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो उस अल्फा को भी निकाल देंगे तो एक S5 बचेगा। तो S5 से V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे। यही प्रोसेस लगातार जारी रखेंगे तो अंततः क्या मिलेगा, अंततः ये मिलेगा, सुनो, कि अल्फा I का सेट जो S1 है वो बीटा J के सेट, यह प्रोसेस जिसमें एक अल्फा को हम क्या एक बीटा को S2 से निकालते हैं और S1 में जोड़ते हैं। ये प्रोसेस को लगातार जब जारी रखेंगे तो अंत में क्या होगा, अल्फा I का सेट S1 बीटा J के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, m is not less than n। तो इसको लिख सकेंगे m is greater than n। और सिमिलरली जब ऐसा इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे तो जब ऐसा होगा तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से वो हाँ बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। हाँ, आगे सब। अब इस स्टेटमेंट की पुष्टि करने के लिए कि सेट अल्फा 1 के अल्फा I का सेट S1 है, बीटा J के सेट S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में S2 का एक प्रॉपर सबसेट V का क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में S2 का एक प्रॉपर सबसेट V का जनरेटर बन जाएगा। हाँ, तो इस कंडीशन में लीनियर डिपेंडेंट। हाँ, तो ऐसी जब प्रॉपर सबसेट V का, ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि इस बात का विरोध है कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, यानी S2 का बेसिस है, S2 बेसिस है। ठीक है। इस प्रकार अब प्रमाणित हो गया कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के जितने बेसिस होंगे उसमें एलिमेंट की संख्या समान रहेगी। ठीक है। यदि मान लो Vn F है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, मान लो S इसका बेसिस है। ठीक है। इसमें एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n होंगे, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n होगी। अब दुनिया का कोई दूसरा सेट मिल गया S1,
जिसमें एलिमेंट क्या है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। बीटा n, ये इसके वेक्टर भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो निश्चित रूप से यह भी क्या होगा, v का बेसिस होगा। बिल्कुल। फिर ये दिखाने की जरूरत आपको नहीं रह जाती कि Vn f का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, एक थ्योरम है। हाँ। क्या थ्योरम है? यदि Vn f की स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है तो n एलिमेंट का कोई सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है वह अनिवार्यतः Vn f का बेसिस होगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ? अगर तीन एलिमेंट का कोई हाँ, वेक्टर स्पेस जैसे है, V3f क्या है, V3f की स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 होगी। तीन है तो तीन तीन एलिमेंट का कोई दूसरा सेट मिल जाए जो लीनियर इंडिपेंडेंट है, हाँ, जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वह भी बेसिस होगा। अनिवार्यता बेसिस तो होगा। यहाँ पे V3f है तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, क्योंकि इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 है। गिनी जा सकती ठीक है, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके जितने बेसिस होंगे सब में एलिमेंट की संख्या समान ही होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 होती है तो इसके कोई दूसरा भी बेसिस यदि होगा तो उसमें भी एलिमेंट की संख्या 3 ही रहेगी। ठीक। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये यूनिट फोर्थ यूनिट खत्म हुई। समाप्त हुई। ठीक है, फोर्थ यूनिट में क्या है, अस्तित्व प्रमेय, विस्तार प्रमेय और ये वाली थ्योरम। अच्छा। ठीक है, और एक क्या बताया थे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, बहुत सारी थ्योरम है। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, इसको भी प्रूव किए हैं। जब भी W1 W2 का डायरेक्ट सम हो, एक तो वो एक यूनियन वाला डायमेंशन ऑफ भी V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, आइए तीन थे थ्योरम बन जाएगी नहीं। क्वोशिएंट स्पेस क्या है उसको डिफाइन किए थे। ये वाली बन जाएगी, क्वेश्चन डिस्पेस बन जाएगी। तो 5-6 क्वेश्चन इसमें है। जी। बेसिस और इसी में है ना, बेसिस प्रूफ करना कि ये सेट बेसिस है कि नहीं है, हैं? जी सर, इसी में सब बेसिस और वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस बेसिस का। चलो इसको भी बता देते हैं।